दोस्तों, पंजाब पुलिस का ये कहना है कि अमृतपाल सिंह संधू फरार हैं, जबकि उनके घर वालों का ये कहना है कि अमृतपाल सिंह संधू पुलिस की हिरासत में है और वो इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। अमृतपाल सिंह संधू को पंजाब के अंदर एक ऐसा स्पेस मिला जिसकी वजह से लोगों ने उनके विजन को एक्सेप्ट किया और वो एक लीडर बनकर सामने आ गए हैं। दोस्तों, पंजाब की बिगड़ती हुई सूरत हाल को एक पुरअमन तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, उसका पुरअमन सोल्यूशन भी है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि दुनिया में कई एक तहरीकें चल रही हैं जो सेपरेटिस्ट तहरीकें जिनको कहा जा सकता है, और कोई एक तहरीक भी बंदूक के ज़ोर से काबू में नहीं आई, ना ही उसे बंदूक के ज़ोर पे कुचला गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार ये कोशिश की है कि वो हिंदुस्तान के सिखों को ये यकीन दिलाए कि हिंदुस्तान उनका मुल्क है और वो गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर काम करना चाहती है। दोस्तों, मगर हर बार सिखों ने इसको रिटेलिएट किया है। अब के बार जब हमने देखा कि अमृतपाल सिंह संधू के विजन को लोग एक्सेप्ट करना शुरू हुए, तो इसके पीछे चंद एक रीज़न है जिसकी बिना पर लोग उनके पीछे चल रहे हैं। आजकल चूँकि वो फरार हैं, पुलिस उनकी सर्च में लगी हुई है और उनके घर वालों का ये कहना है कि इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि अमृतपाल सिंह संधू फरार है। इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? आज हम वो रीज़न्स को देखेंगे और ये पता करेंगे कि क्या पंजाब की इस सूरत हाल को पुरअमन तरीके से अच्छे तरीके से हल किया जा सकता है या कि बंदूक के ज़ोर से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, 1940 के अंदर जब डॉक्टर वीर सिंह ने पहली बार खालिस्तान की डिमांड की, तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने उनको कन्विंस कर लिया। उनको ये यकीन दिलाया कि पंजाब के अंदर सिखों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको हकूक़ दिए जाएंगे। मगर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें अकाली दल ने यह बताया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में सिखों के राइट्स को इग्नोर किया जा रहा है और हिंदुओं को सिखों पर मसलत किया जा रहा है। इसके अलावा रिलीजन यानी कि मज़हब के बुनियाद पर भी कोई स्टेट नहीं बनाई जा रही है। फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव कर लिया गया। सिखों ने पंजाबी स्पीकिंग स्टेट का मुतालबा कर दिया, जिसको मंजूर किया गया, मगर इसके साथ ही पंजाब को तकसीम किया गया। इस पर भी सिखों ने गम और गुस्से का इजहार किया था। दोस्तों, इसके बाद अकाली दल आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन ले आए। आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन के ज़रिए से पंजाब के खोए हुए इलाकों को पंजाब में शामिल करना था। इस रेजोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए अकाली दल और भिंडरावाले ने मिलकर कोशिश करना शुरू की और इंडियन पार्लियामेंट को प्रेशराइज किया कि वो आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करे। उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इस रेजोल्यूशन को तो एक्सेप्ट नहीं किया, मगर सिखों के खिलाफ उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च कर दिया, जिसके जरिए से उसने भिंडरावाले को ख़त्म कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद जो रिएक्शन या जो रिटेलिएट सिखों ने किया इस ऑपरेशन को और जो इसके आफ्टर शॉक्स थे, उनसे ये पता चलता है कि ये ताकत का इस्तेमाल सिखों के खिलाफ सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि इसके फ़ौरन ही बाद जब उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को ये मशवरा दिया गया कि आप अपने सिख बॉडीगार्ड को चेंज कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं जी, गलत इंप्रेशन जाएगा, यही रहेंगे। इन्हीं दोनों बॉडीगार्ड ने उनको शूट कर दिया और वो हलाक हो गई। दोस्तों, इसके बाद राजीव गांधी इलेक्शन जीतकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने सिखों को कौमी धारे में लाने की कोशिश की। उन्होंने सिखों को ये यकीन दिलाया कि चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल कर दिया जाएगा, मगर बाद में वो अपने इस प्रॉमिस से मुकर गए। इसके बाद चंद्रशेखर बने। चंद्रशेखर ने भी अपनी स्पीचेस में, अपने टॉक शोज़ के अंदर जब भी वो किसी स्पीच का आगाज़ करते तो वो वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतह से अपना आगाज़ करते, ताकि सिखों को किसी तरीके से सेटिस्फाइड किया जाए, उन्हें ये यकीन दिलाया जाए कि वो भी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर काम करना चाहती है। इसके बाद जब कांग्रेस की गवर्नमेंट दोबारा आई तो मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लोग ये कहते हैं कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने में भी ये सिखों को सेटिस्फाइड करने की तरफ ही एक स्टेप था, जबकि मनमोहन सिंह ने अपनी इस ब्लू स्टार ऑपरेशन की गलती की, सिखों से माफ़ी भी मांगी। अब 2022 में अमृतपाल सिंह संधू सामने आए हैं। अमृतपाल सिंह संधू की चंद एक इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड्स हैं। आइए हम ये देखते हैं कि क्या डायलॉग के ज़रिए से अमृतपाल सिंह संधू को एंगेज किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, इंडियन मीडिया कुछ ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अमृतपाल सिंह संधू अपने आप को इंडियन मानता ही नहीं है। जब यही बात अमृतपाल सिंह संधू से पूछी गई तो उनका ये कहना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे नहीं मानता, इसलिए मैं इसे नहीं मानता। दोस्तों, असल में रियलिटी ये है
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25B के अंदर ये लिखा हुआ है कि सिख हिंदुओं की एक ब्रांच है, जबकि सिखों के सारे गुरु नानक से लेकर गुरु गोबिंद तक तमाम गुरु जो है उनका ये कहना है कि सिख ना तो हिंदू हैं ना ही मुसलमान हैं, वो एक सेपरेट एंटिटी हैं। और उनको जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो वो कैसे फिर जो है अपने आप को इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इस पर वर्किंग की जाए तो उनका सबसे पहला ये मुतालबा ख़त्म किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि ये खालिस्तान को प्रोपोगेट करते हैं। जब यही बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा ये मेरा राइट है, ये मेरा हक है खालिस्तान को प्रोपोगेट करना। दोस्तों 2006 का इंडियन सुप्रीम कोर्ट का एक मैंडेट है जिसके तहत आप खालिस्तान को पुरअमन तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप पम्फलेट भी छपवा सकते हैं, आपका जिस तरह से दिल करे आप उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, मगर वो नॉन वायलेंस होना चाहिए है। इसकी एक वादिया मिसाल इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर सिमरनजीत सिंह मान हैं। वो भी खालिस्तान को प्रोपोगेट करते हैं, वो भी खालिस्तान के जरिए से ही वोट लेते हैं। उनका वोट बैंक डिपेंड ही खालिस्तान के ऊपर करता है। जब उन्होंने 2022 की अपनी जीत जो थी वो बिंडावाले के नाम की थी और हर साल वो गोल्डन टेंपल में सिखों के साथ जमा होते हैं और खालिस्तान के हक में नारेबाजी भी करते हैं। अगर उनकी अगर जब वो खालिस्तान को प्रोपोगेट करते हैं और ठीक है, तो ये जब बात करते हैं तो उसको वो गलत है। तो यकीनन इस पर सोचना पड़ता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सारी की सारी चीज़ें गलत जो है अमृतपाल सिंह संधू के अंदर नज़र आती हैं, सिमरनजीत सिंह मान के अंदर क्यों नहीं ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। दोस्तों इसके बाद इनके बारे में ये भी कहना है कि ये हेट स्पीचेस देते हैं, ये हर जगह पर पंजाब के कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। दोस्तों इसमें रियलिटी ये है कि इंडिया की कई सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कोई बाहर से आता है अगर बंदा तो वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश में कोई भी बाहर से आएगा तो वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। पंजाब के अंदर ये रूल नहीं है, पंजाब में कोई भी आए वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है। आज कोई आए कल उसका वोटर ID कार्ड बन सकता है। दोस्तों अगर पूरे इंडिया के अंदर एक रूल बना दिया जाए, सारी स्टेट्स के ऊपर एक ही रूल इंप्लीमेंट हो, ये रूल या हिमाचल प्रदेश से ख़त्म कर दिया जाए या पंजाब में भी बना दिया जाए तो ये मुतालबा भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद इंडियन मीडिया अमृतपाल सिंह संधू को दहशतगर्द कहना शुरू हो चुका है। हालांकि उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं कि जिससे ये लगे कि उन्होंने दहशतगर्दी की है, लोगों में टेरर फैलाया, खौफ फैलाया, हरास फैलाया। ऐसी कोई चीज़ सामने आई नहीं है। उनके बारे में ये कहना है कि ये साथ में ऐसे लोगों को रखते हैं जिनके पास वेपन होते हैं, एम्यूनिशन होता है। दोस्तों अमृतपाल सिंह संधू चौंके काम कर रहा है ड्रग्स के खिलाफ, और ये सिंथेटिक ड्रग्स जो है ये पंजाब के अंदर इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है कि लोगों के घरों में बड़ी ईजीली अवेलेबल है। आप पंजाब के किसी भी गांव में खड़े हो जाएं, आपको इजीली वहां से ड्रग मिल जाता है। अभी DSP सखू का अरेस्ट हुआ था जिससे यह पता चला कि DGP लेवल के लोग भी ड्रग्स के इस बिजनेस में मुलविस हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट खुद ही इसके ऊपर कंट्रोल कर ले तो ये डिमांड भी खत्म हो जाएगी और अमृतपाल को डायलॉग के जरिए से बड़े बेहतरीन तरीके से एंगेज किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर हम न्यूट्रली देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने 3 बार सिखों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया है। सबसे पहली बार 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया, 1986 में ब्लैक थंडर ऑपरेशन लॉन्च किया गया, 1988 में भी ब्लैक थंडर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तीनों बार सिखों ने इसको रिटेलिएट किया, क्योंकि आप ताकत के जोर से इंसानों को मार सकते हैं, उनकी आइडियालॉजी को नहीं मार सकते। और इसके अलावा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुरअमन तरीके से कोशिश की, उन्होंने जब चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पर कोशिश की, जब इस पर राजीव गांधी ने कोशिश की, जब इस पर मनमोहन सिंह ने कोशिश की, तो सिखों में और पंजाब में कई अरसे तक सुकून देखने को मिला। जिससे ये वाज़ेह होता है कि ताकत के इस्तेमाल को अगर एक साइड पर रखकर आप नॉन वायलेंस तरीके से लोगों को एंगेज करने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा आसान होता है। अगर आप किसी ऑपरेशन को लॉन्च किए बगैर लोगों को नॉन वायलेंट तरीके से एंगेज करने की कोशिश करें तो उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। दोस्तों ये अमृतपाल सिंह संधू जिन चीज़ों को बेस बनाकर लोगों के अंदर अपने विजन को प्रोपोगेट कर रहा है, अपने विजन को सेल कर रहा है, अगर आप उन डिमांड्स को पूरा कर दें या उन डिमांड्स पर उसको सेटिस्फाइड करें, उसकी डिमांड्स को समझें। कई एक डिमांड्स इसकी ऐसी हैं जो कि मानी नहीं जा सकती हैं, जो कि कई एक वजूहात की बिना पर जिनको माना नहीं जा सकता, जिसमें पंजाब के अंदर दफातर और बैंकों में हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। इसकी ये भी डिमांड है कि यहाँ पर पंजाबी हो। एक्चुअल में जब इंस्टीट्यूट होते हैं किसी सूबे के, किसी स्टेट के, वो दूसरे इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर जब काम करते हैं तो वहाँ पर आपको एक ही लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो है ना सारी स्टेट्स के अंदर
डिफरेंट लैंग्वेजेस हों, फिर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। कुछ डिमांड्स इसकी ऐसी हैं जिस पर इसे खुद भी समझने की ज़रूरत है, और कुछ डिमांड्स इसकी ऐसी हैं जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, महात्मा गांधी का ये कहना है कि कॉन्स्टेंटली फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। अगर आप उनकी आइडियालॉजी को फॉलो करते हुए इस शख्स को एंगेज करें तो आप इसको बआसानी तरीके से एंगेज कर सकते हैं और इसके इंडिया को देर पा रिजल्ट्स भी मिलेंगे।